जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 5वें सेट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने चौथा सेट को डिस्कस करा था। और मेरे मित्र, अगर आप सबों के पास बुक अवेलेबल होगा तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि 1 से लेकर के जो 30 तक आपका सेट है वो आपके ग्रुप डी 2022 में जो एग्जाम हुई है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिल्कुल उसी कड़ी में हम लोग आज एक और सेट को डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आपके ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। क्या पूछा जा रहा है कि दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित हैं और उनकी लंबाई समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है तो तार ए की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। मेरे मित्र, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है और ध्यान में रखिएगा कि इस टाइप के कई प्रश्न आपके रिसेंटली रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। मेरे मित्र, आप सभी से क्वेश्चन करा जा रहा है कि दो तार है ए और बी। तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो तार ले लेते हैं। एक तार आपका ये ए है और दूसरा तार आपका ये क्या है सर, बी है। क्या कहा जा रहा है कि ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित हैं। तो चलिए, मटेरियल का यहां पे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि और उनकी लंबाई समान है, यानी कि अगर इसकी लंबाई सर एल है तो इसकी भी लंबाई क्या है, तो सर क्वेश्चन के अनुसार एल ही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों की लंबाई समान है। फिर कहा जा रहा है कि किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है सर, भिन्न भिन्न है। इसका भी भिन्न है और इसका भी भिन्न है। मेरे मित्र, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो तार ए है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग क्या मान लेते हैं, तो ए मान लेते हैं। तार ए का क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और जो तार बी है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम लोग क्या मान लेते हैं सर, बी मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे मित्र ध्यान देंगे, फिर कह रहा है कि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 9 गुने के बराबर है, यानी कि ये जो आपका तार ए है, अगर हम इसका प्रतिरोध R1 लिखें तो तार बी का प्रतिरोध क्या होगा, आप कहेंगे R2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 किसके बराबर है, तो सर R1 जो है R2 के 9 गुना के बराबर है। तो हम लोग क्या यहाँ पे R1 इक्वल टू 9R2 लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है, आप सभी को मालूम है क्या, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो प्रतिरोध होता है उसके लिए फॉर्मूला हम लोग रो एल बटा ए लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिखते हैं। मेरे मित्र, यहां पे R1 के लिए हम लोग प्रतिरोध क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर R1 के लिए भी ये रो एल बटा ए ही होगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि यहां पे चूंकि हमें त्रिज्या का अनुपात पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि सर ये जो ए है ये क्या होता है, तो सर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। तो मेरे मित्र, ये ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है, आप कहेंगे सर सर्कुलर होता है। और आप सबों को मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आप कहेंगे गुरुजी पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो क्या हम ए के जगह पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे जो आपका ये ए है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सर पाई आर 1 स्क्वायर कह देते हैं, क्योंकि ये आपका पहला त्रिज्या हो जाएगा। और ये जो बी है इसको हम लोग क्या कह देते हैं सर, पाई आर 2 स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का झंझट खत्म सर, ए और बी से जो रिप्रेजेंट किए थे। तो अब हम ये मान के चलेंगे कि ये जो हमारा पहला तार है तो इसकी त्रिज्या पहला त्रिज्या होगा, और ये जो दूसरा तार है तो इसकी त्रिज्या दूसरा त्रिज्या होगा। तो ए हमारा पाई आर 1 स्क्वायर हो जाएगा और बी क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई आर 2 स्क्वायर हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे R1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो सर रो चूंकि लंबाई बराबर है तो एल बटा क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर ए के जगह पाई आर 1 स्क्वायर लिख दीजिए। और चला जी अगर हम लोग R2 लिखेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे रो एल बटा यहाँ पे क्या कर दीजिए, पाई आर 2 स्क्वायर कर दीजिए। मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे ध्यान देना
कि अगर हम लोग यहाँ पे R1 बटा R2 करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी रो L बटा पाई R1 स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, तो R1 बटा R2 कर रहे हैं तो ये पाई R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मेरे मित्र ये हो जाएगा आपका पाई R2 स्क्वायर बटा रो L। चूंकि दोनों की लंबाई समान है, दोनों की लंबाई L ही है, तो आप कहेंगे सर ये रो L और ये रो L तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। मेरे मित्र ये जो आपका पाई है, ये पाई भी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जा रहा है, R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि R1 आपका क्या है, तो गुरुजी R1 जो है वो 9R2 के बराबर है, तो R1 के जगह हम 9R2 रख देते हैं। अब बटा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे R2 स्क्वायर, अब बटा सर यहाँ पे R1 स्क्वायर बच रहा है। ये R2 और ये R2 कैंसिल हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे अगर R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर करना चाहेंगे, R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर करना चाहेंगे, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ये हो जाएगा 1/9। क्या हो जाएगा, 1/9। क्या कहिएगा कि सर ऊपर नीचे तो दोनों पे स्क्वायर है, अगर हम यहां से R1 बटा R2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर रूट अंडर 1/9, और ये क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर 1/3। तो आपका जो R1 और R2 का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:3। मेरे मित्र देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा था, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है और फिर उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। मेरे मित्र ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है और आपको बताना है कि ये जो ए वाला पार्ट है ये किस चीज को इंडिकेट करता है और ये जो बी वाला पार्ट है ये किस चीज को इंडिकेट करता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी पहले हमें ये बताओ कि उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, या जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गेन होते हैं। मेरे मित्र पहले तो आप सभी ये चीज अपने माइंड में हमेशा हमेशा के लिए बैठा लेंगे कि जब भी उत्सर्जन तंत्र की बात करी जाएगी तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, तो सर किसी चीज को उत्सर्जित करना। आप सबों को मालूम है आपके बॉडी में क्या होता है सर, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं, अनेक तरह की उपापचयी प्रक्रिया होती है। आपके बॉडी में उपापचयी प्रक्रिया के उपरांत कुछ ऐसे भी पदार्थ बनते हैं जिसका आपके शरीर के द्वारा कोई यूज नहीं किया जाता है, वो आपके शरीर में क्या होता है सर, वेस्टेज मटेरियल हो जाता है। जैसे कि सर यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, ये सब क्या है हमारे बॉडी के वेस्टेज मटेरियल है। तो सवाल ये है कि सर हमारे शरीर में अलग अलग तरह के कार्यों को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, तो क्या इस वेस्टेज मटेरियल को भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारे बॉडी में अलग ऑर्गन सिस्टम है? बिल्कुल है। और मेरे मित्र ये जो यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जा रही है, उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जा रही है, ये क्या है सर, तो सर उत्सर्जी पदार्थ या फिर आप कह सकते हो कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाला तंत्र क्या कहलाता है, आप कहेंगे उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जी तंत्र कहलाता है। आप सभी अपने माइंड में हमेशा याद रखना कि जब भी हम ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे यानी कि मानव के उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे, जब भी हम मानव के उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे तो ये उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन सा अंग होगा, तो पहला होगा सर वृक्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। फिर क्या होगा आप सभी ध्यान में रखना, फिर होगा आपका मूत्रवाहिनी, फिर क्या होगा आपका मूत्रवाहिनी जिसको यूरेटर बोला जाता है, और फिर क्या होगा सर मूत्राशय, और फिर क्या होगा तो सर फिर होगा हमारा मूत्र मार्ग। एक मिनट, कोड लगता है कभी कभी चेला हैंग करने लगता है। मूत्रवाहिनी, और इसके बाद क्या होगा सर मूत्राशय, और फिर ध्यान में रखेंगे फिर होगा मूत्र मार्ग। क्या होगा, मूत्र मार्ग।
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि मूत्रवाहिनी को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, यूरेटर्स बोला जाएगा। मूत्राशय को सर, मूत्राशय को इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। और मूत्र मार्ग सर इसको यूरेथ्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा बोला जाता है। और आप सभी ध्यान में रखना कि मेल के बॉडी में स्पर्म और यूरिन दोनों को बाहर निकालने के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहा जाता है। स्पर्म भी यहीं से बाहर आता है और यूरिन भी यहीं से बाहर आता है। और यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप कहेंगे सर किडनी के बारे में तो हम सभी समझ रहे हैं कि किडनी जो है वो हमारे उत्सर्जी तंत्र का मेन ऑर्गन है, यानी कि मुख्य अंग माना जाता है। लेकिन यह मूत्रवाहिनी किसे बोला जाता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, किडनी अपने कार्य के द्वारा क्या करती है, आपके बॉडी में जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उसको यूरिन के रूप में बदलती है। और सर वो यूरिन जो है वो किडनी से मूत्रवाहिनी के थ्रू कहां पे आता है? सर मूत्राशय में आता है और यहां पे आकर के स्टोर होता है और टाइम टू टाइम आपके बॉडी से बाहर निकलता है। मतलब ये हुआ कि सर यूरिन कहां बनेगा? किडनी में बनेगा। यूरिन को मूत्राशय में किसके द्वारा स्टोर किया जाएगा? मूत्रवाहिनी के द्वारा। और मूत्राशय से फिर वो बाहर किसके थ्रू निकलेगा? मूत्र मार्ग के थ्रू निकलेगा। ध्यान देंगे कि ये जो आप सेम के बीज जैसी संरचना देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको वृक्क बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। और मेरे मित्र ये जो आप पाइप नुमा संरचना देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप पाइप नुमा संरचना देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? आप सभी ध्यान में रखना, इसी को मूत्रवाहिनी कहा जाता है या मूत्र नलिका कहते हैं। और मेरे मित्र ये जो आप यहाँ पे संरचना देख रहे हैं इस टाइप की, ये संरचना, इसको क्या कहा जाता है? इसको मूत्राशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्राशय। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? आप सभी याद रखना, मूत्र मार्ग कहा जाता है। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। तो आप कहेंगे सर ए जो है वो मूत्र का निर्माण वाला जगह है, क्योंकि किडनी के थ्रू क्या होगा? सर यूरिन का फॉर्मेशन होगा। जबकि बी जो है वो क्या है? तो सर मूत्र को संग्रहण करने के लिए ले जाने वाला पार्ट है, यानी कि मूत्र इसी के थ्रू कहां पे संग्रहित होगा? सर मूत्राशय में संग्रहित होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में है कि ए मूत्र का निर्माण और बी मूत्र का शरीर से बाहर निष्कासन, गलत है। मूत्र, ये बी जो है मूत्रवाहिनी जो है ये मूत्र को शरीर से बाहर नहीं करती है, ये वृक्क से लाकर के मूत्राशय में स्टोर करती है। तो पहला ऑप्शन तो चला गलत। दूसरा ऑप्शन कि मूत्र का संग्रहण, बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि ए मूत्र का निर्माण वाला जगह है और बी जो है वो मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना, बिल्कुल ही सही है सर। ये मूत्रवाहिनी क्या करती है? यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करने के लिए ले जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमें यह बता दो कि जो यूरिन होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यूरिन में जल होता है, साथ ही सोडियम क्लोराइड होता है और क्या होता है? यूरिया होता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ऐसे आप सभी ध्यान में रखना कि जो यूरिन है इसके मेन दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड वाला पार्ट और दूसरा सॉलिड वाला पार्ट। ध्यान में रखेंगे इसमें लगभग 96% जल होता है और 96% जल होता है और 4% में क्या होता है? तो सर 4% में यूरिया एवं अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। यूरिया एवं अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम की उपस्थिति के चलते होता है। यह चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखिएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही सरल सा सवाल कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? स्टैटिक जीके के तौर पे याद रखेंगे कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व सीजियम को बोला जाता है और सर्वाधिक विद्युत धनात्मक पूछा जा रहा है तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम को बोला जाता है और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन को बोला जाता है। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? आप कहेंगे सर सीजियम। और मेरे मित्र यहीं पे अगर पूछ लिया जाता कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो आप सभी किसका नाम लेते? फ्लोरीन का नाम लेते। ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सांकेतिक रूप से संयोजन अभिक्रिया को प्रकट कर रहा है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एकल प्रतिफल का निर्माण करते हैं। यह चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि इन अ combination chemical reaction in a combination chemical reaction only single product are formed। मतलब क्या हुआ कि संयोजन अभिक्रिया में केवल और केवल एकल प्रतिफल बनेगा, यानी कि एकल आपका क्या होगा सर, प्रोडक्ट होगा। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो A प्लस बी और एरो डाल करके क्या कह सकते हैं सर, सी, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सांकेतिक रूप हो जाएगा। क्या देख रहे हैं कि सर इसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर के एकल प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं, तो वैसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है वो क्या होगा, हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक्स वाई क्या हो रहा है सर, एक्स प्लस वाई में चला जा रहा है, यहां पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है क्या, आप कहेंगे नहीं, तो आंसर नहीं होगा। अब ए बी सी डी, ए सी और बी डी, आप क्या कहेंगे कि सर ये तो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अगर हम कुछ देर के लिए वर्चुअली काल्पनिक रूप से ए को प्लस माने, बी को माइनस, सी को प्लस और डी को माइनस, तो हम कहेंगे कि ये जो ए है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, तो सर डी के साथ जुड़ जाएगा। और जो हमारा बी है वो किसके साथ जुटेगा, सी के साथ। अच्छा, यहाँ पे वो जुड़ाव भी नहीं है सर, क्या है, तो ऐसे ही ए सी बी डी लिख दिया गया है, तो सर ये भी तो हमारा ऑप्शन सीधे सीधे गलत ही हो जाएगा। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट के रूप में भी नहीं देख सकते। कब देखते, जब ए डी रहता और बी सी रहता तब कहते डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ए सी प्लस बी डी है तो ये कुछ है ही नहीं। दूसरा है पी क्यू प्लस आर, कहेंगे सर इस तरह का कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। आप देखें चौथा, ए प्लस बी क्या है, इक्वल टू सी, सिंगल प्रोडक्ट सी बन रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं अंकुरन, प्रौढ़ीकरण, हार्मोन स्तर में वृद्धि, विभोज्योतिक वृद्धि। मेरे मित्र यहां पे ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग किसी प्लांट की बात करते हैं, जब भी हम लोग किसी प्लांट की बात करते हैं, तो आप सबों को ये माइंड में रखना होगा चेला जी कि प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष पार्ट कहते हैं। और जो नीचे वाला जड़ वाला हिस्सा होता है चेला जी, जड़ वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, जिसको रूट भी बोला जाता है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि मूल और शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं। आप कहेंगे सर मूल और शीर्ष का लगातार विभाजित कोशिका का मतलब क्या हुआ, आप सबों को यहां पे ध्यान में रखना होगा कि प्लांट का जो शीर्ष वाला भाग होता है वो भी बढ़ता है और जो जड़ होता है सर वो भी बढ़ता है। क्योंकि दोनों में वृद्धि होती है और इसीलिए जो आपका प्लांट होता है जिसका शीर्ष और मूल दोनों में क्या होते हैं सर, विभोज्योतक उत्तक पाए जाते हैं। यानी कि पौधे का वैसा सभी क्षेत्र जहां पे वृद्धि संभव है कौन सा होगा उत्तक सर, विभोज्योतक उत्तक होगा। और सर कोशिका विभाजन के चलते अगर यहां पे वृद्धि हो रही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विभोज्योतक वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे सर, विभोज्योतक वृद्धि कहेंगे। तो जो सवाल करा जा रहा है कि मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं, आप कहेंगे विभोज्योतक वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि प्लांट में दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। एक आपका क्या होता है, एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, तो सर दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरे मित्र परमानेंट टिश्यू को अस्थायी उत्तक कहते हैं हिंदी में। आप सभी ध्यान में रखना कि विभोज्योतक उत्तक उसे बोला जाता है जो आपका क्या करता है, जिसमें सर कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। यानी कि वैसा उत्तक जिसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है उसको हम लोग विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और किसी भी पौधे के जो वृद्धि वाले भाग होते हैं जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, शीर्ष हो गया, इन सभी में क्या पाए जाते हैं, विभोज्योतक उत्तक पाए जाते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो विभोज्योतक उत्तक होते हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कितने प्रकार के होते हैं,
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आप सभी ध्यान में रखना कि पौधे के शीर्ष भाग में कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाएगा? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाएगा। और जो पौधे का रूट वाला पोर्शन होगा यहां पे भी क्या होगा सर? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाएगा। जो पौधे का तना वाला एरिया है यहां पे क्या होगा सर? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाएगा। और जो पौधे का जो ब्रांचेज होता है उसका जो नोड होता है इसमें कौन सा उत्तक पाया जाएगा? तो आप सभी ध्यान में रखना, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाएगा। तो आपका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सर शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू को पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू को अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और ये तीनों ही क्या है? मेरिस्मेटिक टिश्यू के प्रकार हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू पौधे में कहां पाए जाते हैं? पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि पौधे का शीर्ष भाग हो गया, पौधे का जड़ हो गया, पौधे का तना हो गया, तना का नोड हो गया। इन सभी में क्या पाए जाएंगे? विभोज्योतक उत्तक पाए जाएंगे। अब मेरे मित्र वैसे विभोज्योतक उत्तक जिसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है वो किस में बदल जाता है? परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। और सर आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू भी आपका क्या होता है सर? दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक क्या होता है आपका? सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा आपका क्या होता है? तो सर दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका कौन आ जाता है? तो सर जो पैरेनकाइमा है, एस्केलेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा है, ये सब के सब सिंपल परमानेंट टिश्यू में आ जाते हैं। जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें आपका जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। तो पौधे के उत्तक के बारे में कम से कम इतना तो आप सबों को जरूर ही मालूम रहना चाहिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी अंकुरन क्या होता है? इसी को जर्मिनेशन कहते हैं। मतलब कोई भी बीज जो अंकुरित होता है उस प्रक्रिया को अंकुरन बोला जाता है। प्रौढ़ीकरण, प्रौढ़ीकरण का मतलब मैच्योर हो जाना हो जाता है या प्रौढ़ अवस्था में आ जाना बोलते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? ऑप्शन है चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, दूसरा है चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करना, तीसरा है चालक की लंबाई में वृद्धि करना, चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करना। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि कई प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? पहले तो आप सभी ये देखो कि जब भी हम किसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में क्या करते हैं सर? जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो वो कैसे जोड़ते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी उसका जो जुड़ाव होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। उसका जुड़ाव क्या होता है? तो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये आपका जुड़ाव कुछ इस तरीके का दिखता है। मेरे मित्र आप सभी यहां पे ध्यान देना कि आप यहां पे तीन तार को यानी कि तीन प्रतिरोध को ला रहे हो और जोड़ रहे हो, और कोई यहां पे सिंगल प्रतिरोध है आपका। तो इसमें और इसमें जो कॉम्बिनेशन ये है और जो आपका ये है, दोनों में से किसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो जाहिर सी बात है कि सिंगल है तो कम होगा। यहां पे चूंकि तीन प्रतिरोध आपस में आके जुट रहा है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर ज्यादा होगा। मतलब आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो आप सीधे कहेंगे चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के वृद्धि करना क्या होता है सर? सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने का पर्पस होता है। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहेंगे सर दूसरा ऑप्शन नहीं पढ़े, तो दूसरा ऑप्शन में क्षेत्रफल में कमी करना लिखा हुआ है, जब यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो कमी की तो बात ही नहीं करेंगे। तीसरा है चालक की लंबाई में वृद्धि करना, सर ये कोई तर्क ही नहीं होता है। और चौथा है आपका चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करना, संभव ही नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुटेंगे तो हमें क्या मिलेंगे सर? न्यूनतम प्रतिरोध। जबकि श्रेणी क्रम में जुटते हैं तो क्या मिलते हैं सर? महत्तम प्रतिरोध। तो सर वृद्धि करना तो संभव ही नहीं है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण उदाहरण है। सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ता है और क्या बनाता है? आप कहते हैं सर H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ आपस में जुट करके सिंगल प्रोडक्ट H2O यानी कि वाटर का निर्माण करता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कौन सा रिएक्शन होगा? आप कहेंगे सर संयोजन अभिक्रिया होगा। ऑक्सीकरण और अपकरण मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ऐसी अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण में सर क्या होता है
तो सर ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है। आपका अवकरण में क्या होता है, तो सर हाइड्रोजन जुटता है ऑक्सीजन हटता है, और जब दोनों साथ होती है तो रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को किसी कंपाउंड से हटाकर उसका जगह ले लेता है, तो उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विघटन अभिक्रिया, इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा अणु टूट करके दो छोटे छोटे प्रतिफल का निर्माण करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका विघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये 3 प्रकार के होते हैं। किस आधार पे, तो सर विघटन कैसे हो रहा है इस चीज के आधार पे। आप कहेंगे कैसे हो रहा है का क्या मतलब हुआ, मेरे मित्र, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए आपको किसी न किसी प्रकार से एनर्जी की जरूरत होती है। अब वो एनर्जी आप हीट एनर्जी के रूप में दो, या फिर उस एनर्जी को आप सोलर से प्राप्त करो, या फिर उस एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी से प्राप्त करो, ये आप पे डिपेंड करेगा। ध्यान में रखेंगे कि अगर विघटन अभिक्रिया उष्मा की उपस्थिति में हो रही है तो उसे उष्मीय विघटन अभिक्रिया कहते हैं, और अगर आपका विघटन अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में हो रही है तो उसे हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। और मेरे मित्र, अगर विघटन की अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर उसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि अगर सनलाइट से हो रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के डैश के बराबर होगा। मेरे मित्र, यहां पे ये कहा जा रहा है कि कोई कुंडली है जिसमें क्या है सर, 1 2 3 और 1 2 3 4 5, एक फेरा और ले लीजिए सर 6, इसमें 6 फेरा है। और फिर कहा जा रहा है कि समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास के कारण, अब कोई आपका समान धारा बह रही है सर, इससे भी और इससे भी, और सर ये जो है वो एकल एक लूप बना हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि चूंकि इसमें फेरों की संख्या 6 है और इसमें फेरों की संख्या 1 ही है, तो सर आपसे ये कहा जा रहा है कि एकल वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश के बराबर होगा। क्या कहिएगा कि सर चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या पर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा फेरों की संख्या उतना ज्यादा चुंबकीय क्या होगा सर, प्रॉपर्टीज, या हम कह सकते हैं चुंबकीय बल। साथ ही जो चुंबकीय बल होती है वो सर विद्युत धारा पे भी डिपेंड करती है, जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ज्यादा हमें क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स फील होगा। क्योंकि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश के बराबर होगा। चूंकि इसमें फेरों की संख्या 6 है और इसमें फेरों की संख्या 1 है, तो हम ये धड़ल्ले से कह सकते हैं कि सर ये जो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे इससे 6 गुना चुंबकीय बल इसमें हमें महसूस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो फेरों की संख्या 1 ही है और इसमें क्या है सर, फेरों की संख्या 6 है। तो सर जो चुंबकीय बल होता है या जो चुंबकीय गुण होता है वो क्या होता है, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि लैंगिक जनन वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 18 है, इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कोई भी जीव होता है तो उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं सर, सिंगल पेयर होते हैं, यानी कि 2 होता है। अब यहां पे देखो कि आपका लैंगिक जनन करने वाला जीव में गुणसूत्रों की टोटल संख्या 18 है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होंगे, ऑटोसोम्स भी होंगे और सेक्स क्रोमोसोम भी होंगे, यानी कि अलैंगिक गुणसूत्र भी होगा और लैंगिक गुणसूत्र भी होगा। ध्यान में रखिएगा कि सर जब जीव में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या 1 पेयर होती है तो जाहिर सी बात है अगर इसमें टोटल गुणसूत्र 18 है, टोटल गुणसूत्र क्या है 18 है, तो अलैंगिक गुणसूत्र इसमें कितना होगा सर 16। अलैंगिक गुणसूत्र कितना होगा 16। और मेरे मित्र इसमें जो लैंगिक गुणसूत्र की संख्या होगी, इसमें जो लैंगिक गुणसूत्र की संख्या होगी वो कितनी होगी, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लैंगिक गुणसूत्र की संख्या 2 होगी, यानी कि 1 जोड़ा होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, और लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या की, यानी कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या की, तो आप सभी क्या कहते हैं गुरुजी ये 46 होता है। जोड़ा में बोले तो आप कहते हैं सर 23 जोड़ा होता है। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि इस 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा आपका क्या होता है सर, 22 जोड़ा ऑटोसोम्स होता है। 22 जोड़ा क्या होता है, ऑटोसोम्स होता है, यानी कि अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। सिर्फ और सिर्फ
सिंगल जोड़ा क्या होता है आपका, यानी कि एक जोड़ा आपका क्या होता है, तो सर एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र होता है मानव में। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना, और आपके कई एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मानव में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे एक जोड़ा, और ऑटोसोम्स अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22 जोड़ा, और साथ ही टोटल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर टोटल 46 होता है, जिसको हम लोग 23 जोड़ा भी कह सकते हैं। मुझे मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि अजैव निम्नीकरण, ध्यान में रखेंगे, अजैव निम्नीकरण प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं, असंगत कथन का चयन कीजिए। आप कहेंगे अजैव निम्नीकरण क्या होता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर बायोडिग्रेडेबल वैसे मटेरियल होते हैं जो प्रकृति में स्वतः ही डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे मटेरियल होते हैं जो प्रकृति में स्वतः विखंडित नहीं होते हैं। तो मेरे मित्र यहां पे जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की बात की जा रही है। प्लास्टिक क्या आसानी से प्रकृति में विघटित होता है? आप कहेंगे नहीं। क्या पूछा जा रहा है कि अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभावों को दर्शाते हैं, असंगत कथन का चयन कीजिए। 3 गो जो है वो हमारे प्रभाव, हमारे जंतु पे या पादप पे या हमारे आसपास के वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है इसको दर्शाता है। एक को आपको यह चुनना है जो नहीं दर्शाता है। आप कहेंगे कि सर पहला ऑप्शन है कि यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं। मेरे मित्र अगर आप खेत में बहुत ज्यादा प्लास्टिक रख देंगे तो क्या आपका जो मिट्टी है वो फर्टाइल रह पाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र ये बात तो सही है कि ये मृदा की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं सर? कम करते हैं। नेक्स्ट है जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल, अगर गाय भैंस बकरी चर रहा है, प्लास्टिक वगैरह है, अगर गलती से वो प्लास्टिक उसके पेट में चला गया तो सर वो कितना घातक होगा आप सभी समझ सकते हैं। ये नालियों को जाम कर देते हैं। बिल्कुल बात सही है। अब प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। मेरे मित्र जब अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक से संबंधित यहां पे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात की जा रही है, तो प्रभाव का मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग निगेटिव चीज में ले रहे हैं कि प्लास्टिक मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर देगा, जानवर खाएगा तो उसके लिए घातक साबित होगा, नालियों को जाम कर देगा। लेकिन ये प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये तो उसके प्रभाव नहीं है ना सर, ये तो उसका एक प्रॉपर्टीज है ना कि प्लास्टिक के मटेरियल ड्यूरेबल होते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर? असंगत कथन तो ऑप्शन नंबर डी ही लग रहा है। बिल्कुल सर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोधकता रो वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता है। बहुत सारे मित्र कहेंगे प्रत्येक भाग की जो प्रतिरोधकता होगी सर वो भी 4 भाग में कट जाएगी, यानी कि ρ/4 हो जाएगा। मेरे मित्र गलत हो जाएगा। आप सभी ध्यान में रखिएगा, और मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया भी है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग चीजें होती है। प्रतिरोध प्रत्येक चालक पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जबकि प्रतिरोधकता उस चालक तार के द्वारा कितना तेजी से धारा के प्रवाह का विरोध किया जा रहा है इसको बताता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रेसिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। प्रतिरोध डिपेंड करता है तार की लंबाई और तार के क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, जबकि प्रतिरोधकता कभी भी किसी तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। प्रतिरोधकता जब भी डिपेंड करेगा तो सर पदार्थ के प्रकृति और तापमान पर डिपेंड करेगा। तो आपके क्वेश्चन में तो यह कहा जा रहा है कि प्रतिरोधकता रो वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो आपका 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता है। आप कहेंगे सर जब प्रतिरोधकता तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड ही नहीं करता है तो हम तार को 4 को भाग में काट दें कि 20 को भाग में काट दें, प्रतिरोधकता क्या होगा? आप कहेंगे बराबर होगा। तो मेरे मित्र जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतिरोधकता रो है, तो आप कहेंगे सर 4 बराबर भाग में काट दे, 20 बराबर भाग में काट दे, 100 बराबर भाग में काट दे। चूंकि ये तार के लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है इसलिए क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। तो सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिरोधकता चारों भाग की क्या होगी? आप कहेंगे सर रो ही होगी।
क्यों? क्योंकि सर पहले ही कहा जा रहा है कि प्रतिरोधकता रो वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो जब ये हर जगह बराबर होगा तो सर रो ही ना होगा, और कुछ तो नहीं हो सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। चला जी बताइए, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा? आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा सर। यहां पे बेकिंग सोडा की बात की जा रही है और आपने बड़े गला फाड़ फाड़ के बताया है कि इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है सर? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है यहां पे जिप्सम चेला जी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? CaSO4 2H2O, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है सर? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जबकि यहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में POP कहते हैं। चेला जी इसका फॉर्मूला COSO4 हाफ H2O होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है, और इसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। धवन सोडा आप सभी याद रखना, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है कि मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रोकने में कार्य करती है। ओव्यूलेशन एवं आरोपण, ओव्यूलेशन, निषेचन एवं आरोपण, ओव्यूलेशन एवं निषेचन। मेरे मित्र, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि जो गोली गर्भ निरोधक के लिए खाई जाती है, जिसको कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स या फिर इमरजेंसी पिल्स के नाम से जाना जाता है, वो क्या करता है? तो मेनली आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स जो होता है वो फीमेल के बॉडी में जाकर के ओव्यूलेशन यानी कि जो अंडो उत्सर्ग होता है उसको रोक देता है, और अंडो उत्सर्ग रुक जाएगा तो सर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन रुक जाएगी। सही आंसर क्या होगा सर? ओव्यूलेशन एवं निषेचन को रोकने का कार्य करती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 14, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? मेरे मित्र V/U के बराबर होता है। आप कहेंगे काहे? मेरे मित्र यहां पे बस एक चीज ध्यान में रखिएगा VVI करके, कि जब भी दर्पण के आवर्धन की बात की जाएगी, यानी कि जब दर्पण आवर्धन की बात की जाएगी, तो हम लोग यहां पे सीधे कहेंगे M = -V/U। क्या कहेंगे? M = -V/U। लेकिन अगर लेंस द्वारा आवर्धन की बात की जाएगी तो हम लोग सिंपल कहेंगे V/U, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग क्या कहते हैं सर? उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं, दर्पण में हम लोग सर अवतल के बारे में पढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति को बताने के लिए हम लोग वहां पे माइनस साइन लेते हैं। लेकिन उत्तल लेंस में क्या होता है सर? इसके द्वारा भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रतिबिंब दूरी क्या होती है सर? धनात्मक मानी जाती है। इसीलिए हम लोग दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला M = -V/U लिखते हैं, जबकि लेंस के लिए हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला सीधे क्या लिखते हैं सर? V/U लिखते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला HI/HO भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? HI/HO भी लिखते हैं, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। और ये जो V/U है, V प्रतिबिंब दूरी को बताता है और U किसको बताता है? वस्तु दूरी को बताता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा 1 होता है, इसलिए क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा आपका क्या होता है तो सर वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि वस्तु का हाइट और प्रतिबिंब का हाइट सेम ही होगा, तो हम कहेंगे सर वो कट के तो एक ही बचेगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि समतल दर्पण के लिए आवर्धन हम लोग कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है? फेफड़ा में रक्त प्रवेश, एरोटा में रक्त प्रवेश, वेंट्रिकल से रक्त बाहर, वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी पहले हमें ये बताओ कि ये जो डायस्टोल टर्म है ये कहां पे यूज किया जाता है? आप सभी ध्यान में रखना, ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। चला जी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। ध्यान में रखेंगे रक्तदाब क्या होता है? आप सभी याद रखना कि महाधमनी और उनकी शाखाओं में रक्त के प्रवाह के चलते जो दाब उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो ब्लड प्रेशर होता है इसकी सामान्य रेंज कितनी होती है? सामान्य रेंज कितनी होती है? 120/80। चला जी यहीं पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ऊपर वाला 120 है इसको क्या कहा जाता है? इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और ये जो आपका नीचे वाला 80 है इसको क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है।
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये किसके वजह से उत्पन्न होता है। आप सभी याद रखेंगे निलयों में, ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये निलयों में संकुचन के वजह से उत्पन्न होता है। और ये जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है ये किसके वजह से उत्पन्न होता है। आप सभी ध्यान में रखना, निलयों में प्रसरण के वजह से उत्पन्न होता है। यानी कि जो वेंट्रिकल्स होती है, आप सबों को मालूम है कि आपके बॉडी में जो हृदय है उसका काम क्या है। आप कहेंगे सर हृदय का काम है इधर उधर भटकना, नहीं चला। हृदय का काम होता है आपके बॉडी में रक्त के प्रवाह को सर लगातार बनाए रखना। यानी कि हृदय को आपके शरीर का कह सकते हो केंद्रीय पंप अंग बोला जाता है, यानी कि सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन बोला जाता है। आपके बॉडी में जो पूरा रक्त प्रवाह होता है वो किसकी वजह से सर, हार्ट के वजह से। हार्ट क्या करती है, ब्लड को पंप करते रहती है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, या आप सबों को मालूम भी होगा क्योंकि आप लोग तेज तरार स्टूडेंट है। चला जी इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो ये सब छोटा छोटा बात है कि हार्ट में कितने भस्म होते हैं, कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन सा, तो आप कहते हैं दायां आलिंद बायां नीले, दायां आलिंद बायां आलिंद और आपका दायां नीले बायां नीले। इसी को हम लोग दायां आलिंद बायां नीले और बायां आलिंद दायां नीले इस तरह से जोड़ करके देखते हैं। तो जो आलिंद और नीले होते हैं सर ये चैम्बर के रूप में देखे जाते हैं। और जो आपका नीला होता है इसी को इंग्लिश में वेंट्रिकल बोला जाता है। और वेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकल की बात अगर जहां भी हम लोग करेंगे तो नीले की बात करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो 120/80 आपने बोला सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर और डायस्टोलिक प्रेशर नीचे है, और यहां पे कह रहे हो कि सिस्टोलिक प्रेशर निलयों में संकुचन के वजह से उत्पन्न होता है। तो जाहिर सी बात है कि सर अगर निलय में संकुचन आएगा तो निलय के अंदर जो भी ब्लड वगैरह होगा वो बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल। और मेरे मित्र जैसे ही नीले में क्या होगा सर, प्रसरण होगा, तो उसमें ब्लड फिर क्या होगा, प्रवेश करेगा। आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है। फेफड़ा में रक्त प्रवेश, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। एरोटा में रक्त प्रवेश, बिल्कुल नहीं। वेंट्रिकल से रक्त बाहर, डायस्टोल पूछा जा रहा है। वेंट्रिकल से रक्त बाहर कब होगा, तो सर जब वेंट्रिकल में संकुचन होगा। यहां पे तो डायस्टोल की बात की जा रही है। डायस्टोलिक का मतलब क्या हुआ, निलयों में प्रसरण। निलयों में प्रसरण, कोई चीज फैलेगा तभी तो कोई चीज उसके अंदर जाएगा। आप कहेंगे सर इसका मतलब यह हुआ कि डायस्टोल के दौरान क्या होती है, वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश करती है, बिल्कुल। और सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का रेंज इससे ज्यादा रहता है तो उसे क्या कहा जाएगा सर, हाइपरटेंशन वाला कहा जाएगा, या उस स्थिति को हाइपरटेंशन कहा जाता है, या आप कह सकते हो हाई बीपी कहा जाएगा। और हाई बीपी बहुत ही खतरनाक होता है, हो सकता है हार्ट स्ट्रोक वगैरह भी आ जाए, हृदयाघात जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज आप सभी बस ध्यान में रखेंगे कि ऊपर वाले प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक और नीचे वाले को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अच्छा, एक चीज जीके जी इसमें बहुत ही कॉमन है और कई दफा आप लोगों ने पढ़ा होगा, रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है। अगर आप सभी जानते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि रक्तदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है। बहरहाल बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान करें। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित कर रहा है, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित कर रहा है, तो वो गोलीय दर्पण आपका क्या होगा, आप सभी ध्यान में रखना, वो आपका उत्तल दर्पण होगा। अब बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे, उंगली उठाएंगे कि गुरुजी क्या अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। बिल्कुल बनाता है चेला जी, लेकिन जो अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है वो प्रतिबिंब बड़ा होता है। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अवतल दर्पण सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थिति में वस्तु का सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और वो प्रतिबिंब बड़ा होता है कब, जब सर वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो कि वस्तु के आकार से बड़ा होता है लेकिन काल्पनिक और सीधा होता है। तो यहां पे बड़ा तो नहीं कहा जा रहा है, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि सीधा तथा छोटा, सीधा और छोटा प्रतिबिंब जब भी बनाया जाएगा दर्पण में तो उत्तल दर्पण के द्वारा ही बनाया जाएगा। आपका पहला स्टेटमेंट है कि दर्पण अवतल है, आप कहिएगा सर ये तो आप पहली बता दिए उत्तल है, तो अवतल वाला तो चल गया। अब देखो कि दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, बिल्कुल
जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा प्रतिबिंब आभासी होगा। प्रतिबिंब अगर कह रहा है कि उल्टा बन रहा है तो आप कहिएगा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, बिल्कुल आप कहिएगा आप कैसे जान गए? तो चला जी, आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दर्पण में कोई भी दूरी मापी जाएगी तो कहां से? दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। ये आपका क्या है? आप कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किधर होता है? आप कहेंगे सर इधर होता है। अगर मान लीजिए कि ये आपतित प्रकाश की दिशा है तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक जाइएगा तो आपतित प्रकाश की दिशा में न जाइएगा, और आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम ये न कह सकते हैं कि सर उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। आप कहेंगे श्योर कह सकते हैं। तो चला जी, आपका 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, बाकी एक क्या है गलत, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? आपका क्वेश्चन है कि तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, उसका रीजन क्या है? अब बहुत सारे मित्र इस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन को टिमटिमाना समझ लेंगे, जो कि गलत है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन बोले तो आप तारे को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये थोड़ा सा अपना जगह बदल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे जो भौतिक स्थिति होती है सर वो क्या हो रही होती है? तो सर वायुमंडल की बदलते रहती है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है कि वायुमंडल गैसों के मिश्रण से बना है, ये इसके लिए सर परफेक्ट रीजन नहीं है। दूसरा है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थिति स्थिर रहती है, नहीं, वायुमंडल की भौतिक स्थिति स्थिर नहीं रहती है। क्या होती है सर? बदलते रहती है। आपका तीसरा ऑप्शन है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलते रहती है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान देंगे क्योंकि वायुमंडल तारों के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका तारा टिमटिमाता है ये किसके वजह से? वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से। आप में से कोई मित्र फिर से कहेंगे कि गुरुजी आप ये काहे कह रहे हैं कि तारा टिमटिमाता है अपवर्तन के वजह से? जो चंद्रमा है, सूरज है, ये सब क्यों नहीं टिमटिमाता है? चला जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सूरज और चंद्रमा तारा से बहुत नजदीक है हमारे पृथ्वी के, और चूंकि सूरज और तारा विस्तृत फैला हुआ है, लेकिन जो आपका सूरज और चंद्रमा विस्तृत रूप से यानी कि एक फैला हुआ बॉडी है, तारा से बड़ा बॉडी होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर चूंकि तारा बहुत दूर है हम लोगों से और वो प्रकाश का एक बिंदु स्रोत के रूप में देखा जाता है, इसी वजह से सर जब वहां पे मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। जबकि चंद्रमा और सूरज के साथ ऐसा नहीं होता है, या अन्य ग्रह के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर वो फैला हुआ जगह में रहता है और वो पृथ्वी के क्या है सर? बहुत ही नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है? समजातीय श्रेणी मतलब क्या हुआ सर? एक ही श्रेणी के जो कंपाउंड होते हैं उसको समजातीय श्रेणी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे एक ही श्रेणी का मतलब क्या हुआ? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड करते हैं कैटेगरी में तो क्या कहते हैं कि गुरुजी एल्केन होता है, एल्काइन होता है, एल्कीन होता है। अच्छा, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन के अपने अपने कंपाउंड होते हैं, तो एल्केन ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे वो समजातीय कहलाएंगे। समजातीय मतलब समान जात का कहलाएगा। अब एल्काइन ग्रुप के जो भी कंपाउंड होंगे वो भी क्या कहलाएंगे सर? समजातीय। एल्कीन ग्रुप के जो होंगे वो समजातीय कहलाएंगे। ध्यान दीजिए, यहां पे C4H8 है तो आप कहेंगे सर ये तो CnH2n हो जाता है ये, और यहां पे C5H8 है तो आप कहेंगे सर इसका तो कोई फॉर्मूले नहीं निकल रहा है, मतलब सर ये मैच ही नहीं कर रहा है आपका किसी भी आपके समजातीय श्रेणी से, होमोलोगस सीरीज से। लेकिन यहां पे आइए, C3H8 ये क्या है? प्रोपेन, और C4H10 ये क्या है सर? ब्यूटेन, और C5H10 ये क्या है? पेंटेन का है तो CnH2n+2 एल्केन के लिए फॉर्मूला होता है। तो प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन तीनों एक ही ग्रुप से आ रहा है, तो सर हम लोग कहेंगे कि सर ये समजातीय श्रेणी से संबंधित है। जबकि C2H6, C24, C2H2 कोई मैच नहीं है सर। C6H10, C4H12 यहां पे भी कोई मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर की कीटोन समजातीय श्रेणी के प्रथम तथा द्वितीय सदस्य क्रमशः है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो आपका कीटोन है ये आपका ऑर्गेनिक ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है। और जो कीटोन समूह होते हैं इसके लिए अगर हम लोग अभिक्रियाशील समूह की बात करते हैं, इसके लिए अगर हम लोग अभिक्रियाशील समूह की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं सर? तो हम लोग लिखते हैं सर, हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और R। ध्यान में रखेंगे R यहां पे क्या है? R सर यहां पे एल्कील समूह है। R क्या है? एल्कील समूह है। और इसके
कीटोन समूह के रासायनिक नाम का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो हम लोग वहां पे क्या लगाते हैं सर, ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि कीटोन समूह का जो प्रथम 3 सदस्य है, कीटोन समूह का जो प्रथम 3 सदस्य है वो कौन कौन सा है, तो सर पहला है प्रोपेनोन। ये शुरुए कहां से होगा सर जी, प्रोपेनोन से। फिर क्या होगा, तो सर फिर होगा ब्यूटेनोन, इसको हम लोग 2 ब्यूटेनोन भी कहते हैं। और साथ ही फिर क्या होगा, तो सर आप सभी याद रखना पेंटोनोन। क्या होगा सर, पेंटोनोन, जिसको हम लोग 3 पेंटोनोन के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन करा जा रहा है कि कीटोन समजातीय श्रेणी के प्रथम तथा द्वितीय सदस्य क्रमशः हैं, आप कहेंगे प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। जबकि यहां पे देखो मिथेनॉन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ये शुरुआत ही प्रोपेनॉन से होता है। एथेनॉन प्रोपेनॉन, आप कहेंगे नहीं, ब्यूटेनॉन प्रोपेनॉन। तो सर यहां पे ब्यूटेनॉन और प्रोपेनॉन है। अगर हम कर्मगत बात करेंगे तो पहले प्रोपेनॉन आएगा और फिर ब्यूटेनॉन आएगा, तो उस हिसाब से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, पहला वाला ही सत्य है सर, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो किस पे आधारित था, तो सर परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। और मेंडलीव ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करा था, और इसीलिए मेंडलीव को क्या कहा जाता है, तो सर आवर्त सारणी का खोजकर्ता कहा जाता है। या फिर आपसे क्वेश्चन जो करा जाता है कि आवर्त सारणी की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने करा, तो आप सभी किसका नाम लेते हैं, मेंडलीव लेते हैं। ध्यान में रखिएगा कि मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी को खोजा, मेंडलीव ने सबसे पहले तत्वों के गुणों को समझने के लिए आवर्ती नियम दिया। मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। मेंडलीव ने अपने आवर्ती नियम में क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। तो मेरे मित्र आपका जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से तो पहला आंसर आपका सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, तत्वों के गुणधर्म उनके चुंबकीय गुणों के आवर्ती फलन होते हैं, एकदम बकवास। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान में रखेंगे कि इसको क्या बोला जाता है, आधुनिक आवर्त नियम बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है सर, आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है, जो कि किसने दिया था, आप सभी याद रखना, मॉसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो जब भी आपसे यह सवाल करा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, आप कहेंगे मॉसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित था, तो आप परमाणु द्रव्यमान मत कह देना, क्या है, तो सर आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित था, परमाणु संख्या पे आधारित था। जबकि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पे आधारित था, गुरुजी परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। एक की फैक्ट बहुत ही वीवीआई है, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मॉसले के द्वारा बनाया गया था, इसमें टोटल आवर्त की संख्या कितनी, 7, और वर्ग की संख्या कितनी, आप सभी याद रखना 18। जबकि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया था, मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी थी सर, 9, और आवर्त की संख्या कितनी थी, तो आप सभी ध्यान में रखना 7। कुछ मित्र होंगे जो कहेंगे गुरुजी 8 था, है चला। एगो जो कॉलम बनाया गया था वो अक्रिय गैस तत्वों के खोज होने के बाद बनाया गया था, और अक्रिय गैस तत्वों के खोज होने के बाद उस चीज पे पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया था। इसलिए कुछ बुक 8 लिखता है, कुछ बुक 9 लिखता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है तो आप सभी याद रखेंगे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल 9 वर्ग थे, जबकि आवर्त 7। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल वर्ग 18 और आवर्त कितना, 7। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है। 5R आपका एक प्रिंसिपल होता है जिसमें क्या क्या आता है सर, तो रिड्यूस आ जाता है, रीयूज आ जाता है सर, फिर रिसाइकल आ जाता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, फिर आपका रिपर्पस, और फिर क्या आ जाता है सर, रिफ्यूज आ जाता है। ध्यान में रखेंगे कि रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, कमी करना, रीयूज का मतलब फिर से उसका यूज करना, रिसाइकल का मतलब पुनः चक्रण, रिपर्पस का मतलब पुनः प्रायोजन, रिफ्यूज का मतलब अस्वीकार कर देना।
तो यहां पे पुनः प्रयोजन आप कहेंगे 5R से संबंधित है, रिसाइकल 5R से संबंधित है, जबकि पुनर्जनन ये तो सर रीजेनरेशन है, जो कि आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो 5R से संबंधित नहीं है, जबकि अस्वीकार करना आप कह रहे हो रिफ्यूज को कहते हैं। मतलब सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है, तो आप कहेंगे पुनर्जनन रीजनरेशन 5R का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर्पगंधा जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। सर्पगंधा का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अनिद्रा के उपचार के लिए, मिर्गी के उपचार के लिए, सर पेट में तीव्र दर्द होता है उसके उपचार के लिए भी किया जाता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है, Y एक डैश है। कहा जा रहा है या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी कैसे? तो मेरे मित्र ऐसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये आपका उत्तल लेंस है, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा चला जी, ये क्या हो जाएगा? मुख अक्ष। ये वाला क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहोगे? आप कहोगे गुरुजी इधर F1 होगा और इधर क्या होगा? 2F1। अच्छा इधर क्या होगा? F2 और इधर क्या होगा? 2F2। मेरे मित्र जो आपका उत्तल लेंस होता है उसका मुख्य फोकस किसे माना जाता है? जो उत्तल लेंस है उसका मुख्य फोकस किसे माना जाता है? आप कहेंगे सर F2 को। और लेंस में सभी दूरी कहां से मापी जाती है? सर प्रकाशिक केंद्र से। और प्रकाशिक केंद्र से जो सर आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी होती है वो धनात्मक होता है, उसके विपरीत जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होता है। तो मेरे मित्र ये प्रकाशिक केंद्र है, इधर से आप इधर आएंगे तो आप क्या कर रहे हैं? सर आपतित प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होगा? धनात्मक होगा। अब अगर हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की तो आप कहेंगे सर ये P हो जाएगा, ये F और ये C। मेरे मित्र आपतित प्रकाश की दिशा अगर ये है तो आप क्या कहेंगे कि सर आपतित प्रकाश की दिशा में इसकी फोकस दूरी क्या होगी? सर पॉजिटिव होगी। अच्छा ध्यान में रखिएगा, अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो दर्पण के पीछे होता है और वो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में आएंगे, तो हम लोग कहेंगे अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है कि कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, कपड़ा उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग और डिटर्जेंट उद्योग में तो कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमोनिया निर्माण में कास्टिक सोडा का इस्तेमाल नहीं होता है। अमोनिया निर्माण कौन से विधि से होता है सर? तो आप सभी याद रखना हैबर विधि से होता है। कौन से विधि से? हैबर विधि से। और अमोनिया निर्माण के हैबर विधि में हम लोग उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, या तो लोहा का इस्तेमाल करते हैं या फिर आयरन बेस्ड कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आयरन बेस्ड कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? आपका पहला स्टेटमेंट है कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, चुंबक की गति में वृद्धि करना, कुंडली के तार की प्रतिरोध में वृद्धि करना। आप सभी क्या कहेंगे कि सर कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना ये सही है और चुंबक की गति में वृद्धि करना ये सही है, क्योंकि फेरों की संख्या में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? तो जो सर प्रेरित धारा होगा उसके मान में वृद्धि देखने को मिलेगा। मेरे मित्र आपसे ये कहा जा रहा है कि इस तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो ये कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करती है और प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो आप कहेंगे कुंडली के फेरा की संख्या में वृद्धि कर दीजिए या चुंबक की गति में वृद्धि कर दीजिए। तो आप क्या कहिएगा कि सर ये और ये स्टेटमेंट सही है और ये दोनों चीज आपके किस ऑप्शन में है? तो गुरुजी ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मेरे मित्र आज के इस सेशन का जो टोटल 25 क्वेश्चन था उसको आपने बड़े ही मनोयोग के साथ हमारे साथ डिस्कस कर लिया है और मेरे ख्याल से अब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आप सभी मित्रों का लगातार ये डिमांड था कि गुरुजी जो योगदान बैच है और ALP एंड टेक कॉम्बो बैच है उस पर ऑफर दिया जाए, तो अभी ये बैचेज आपका पिछले संडे से जो आने वाला संडे है उसमें सर ऑफर में चल रहा है। और जो आपका NCERT 6 से लेकर के 10 तक का साइंस फाउंडेशन बैच है इसकी प्राइस 499 है, लेकिन अभी ऑफर में आपको
299 में अवेलेबल है सर। और जो ALP एंड टेक कॉम्बो बैच है इसका रियल प्राइस 599 है, जो कि आपका ऑफर में 349 में अवेलेबल है। तो अगर आप में से कोई भी मित्र इस दोनों बैच में से किसी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं या इससे संबंधित किसी भी अन्य तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो सर नंबर यहां पे दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।